कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है, इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से तैयारियों में जुटे हैं, उसकी हर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और आज भी अरविंद केजरीवाल की एक बैठक जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लेने की संभावना लगातार बनी हुई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर दिल्ली की तैयारी, दिल्ली सरकार की सख्ती तैयारियों पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बैठक की है। इस पर लेटेस्ट अपडेट यह है कि अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की स्थिति पर समीक्षा अरविंद केजरीवाल इसमें कर रहे हैं। होम आइसोलेशन की तैयारियों पर बैठक में इसमें चर्चा की जाएगी। बैठक में दिल्ली के मंत्री और संबंधित अधिकारी इस वक्त शामिल हैं। कैसे दिल्ली में बढ़ते केसेस को रोका जाए, और केसेस बढ़ते हैं तो कैसे अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, दवाओं की कमी ना हो, इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। होम आइसोलेशन अगर करना पड़े तो उसे लेकर किस तरह की व्यापक तैयारियां दिल्ली सरकार कर रही है। संबंधित अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है, बैठक में मौजूद है, और साथ ही मंत्री भी जो जानकारी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। और दिल्ली में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये बड़ी बैठक। जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरह से दिल्ली की तस्वीर हमने पहली और दूसरी लहर के दौरान देखी थी, संभावित तीसरी लहर से पहले ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए, और फ्रंट फुट पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, ये मानना होगा पहले से तैयारी की जाए ताकि बाद में दिक्कत ना झेलनी पड़े। बिल्कुल पूर्णिमा, ये महत्वपूर्ण बैठक जो है अब खत्म हो चुकी है। 40 मिनट तक ये बैठक चली है, और आपको बता दूं इसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सचिन जैन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ में रहे। तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई। हालांकि इस मीटिंग 11 बजे शुरू होनी थी, थोड़ा सा लेट शुरू हुई। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अस्पतालों और प्रशासनिक लोगों से ये पुख्ता किया कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। और इसमें चर्चा यही रही क्योंकि जो ओमिक्रॉन है उसके जो मामले हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, लक्षण 80% लोग घर पे ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश है कि होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था जो सेकेंड वेव में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई थी, उसको कैसे अच्छे से बनाया जाए। वहीं आपको देखें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अब तमाम डीएम और सबको ये डीडीएमए के जो निर्देश थे उनको भेजा गया है कि सख्ती से आप पालन कराएं। जितने भी क्रिसमस या न्यू ईयर के इवेंट्स होंगे उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलेगी। साथ ही साथ डीएम्स को ये कहा गया है डीडीएमए की तरफ से कि वो उन जगहों को ये सुनिश्चित करे कि जहां पर इस तरह के मामले ज़्यादा फैल सकते हैं। कंटोनमेंट जोन जो हैं पूर्णिमा दिल्ली के, वो 180 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार पूरे एक्शन में है कि किसी भी तरीके की कोई कसर ना रहे। सेकंड वेव में जो कुछ हुआ, कि जहीं भी समस्या की बात रही है, जो भी रहा वो दोबारा ना हो, उसको लेकर पहले कमर कस ली गई है। ये पुख्ता किया जा रहा है कि तमाम हॉस्पिटल्स, बेड, दवाएं, ऑक्सीजन सब कुछ पहले से रेडी रखा जाए। ठीक है जितेंद्र, तो देखिए अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए, और ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि इससे पहले कि खतरा बढ़े लोगों को सतर्क किया जाए, राज्यों को तैयार रहने को कहा जाए, और वो तैयारियां और वो मंथन शुरू हो चुका है। लेकिन हम क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? संजय चौधरी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, आप तो डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी और केंद्र में भी, अलग अलग राज्यों में आपकी सरकारें हैं, या उत्तराखंड की बात कर लें, या जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर अधिकतर राज्यों में आपकी चुनाव है। मैं ये जिम्मेदारी लेते हुए कि आम लोग भी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आप ही लोग सरकार में बैठे हैं, आप ही लोग लोगों को कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेन करिए, मास्क लगाइए। क्या हम अब चुनाव भी नहीं टाल रहे हैं, ये भी एक तर्क है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां बीच का कोई रास्ता नहीं निकाल सकती जहां लोगों की जान कम से कम कोरोना के खतरे में पड़े? कोई भी पार्टी हो, आप हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो। चौधरी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आपने स्क्रीन अनम्यूट कर रखी है। म्यूट कर रखी, प्लीज अनम्यूट करिए उसको। नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अजीज खान कुछ बोलना चाहते हैं। अजीज खान, यही सवाल आपसे भी है, बोलिए। जी जी जी, देखिए गौरव जी, 2-3 बातें करनी है मुझे। बड़ी अहम बात है, आज देश के ऊपर एक बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। 2-3 बातें ये हैं कि पहली बात तो ये है कि ओमिक्रॉन जो एक विदेशी सिस्टम है, यानी वहां से बाहर से आ रहा है, यानी वो जब हमारी फ्लाइटें बाहर से आ रही थी तो शायद जाहिर सी बात है इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उससे आदमी नसीहत सीखे। नसीहत नहीं ली गई। जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको पहली बात तो आइसोलेट नहीं किया गया, और विदेशी फ्लाइटों पर क्या कार्रवाई हुई, क्या रोकी गई, नहीं रोकी गई, पहला सवाल। दूसरी बात, मैं देख रहा हूं लगातार जिस तरीके से पिछली बार जो आपका आया था सिस्टम, उसमें किस कदर मौतें हुई थी, उससे ना हमारे पीएम और ना हमारे सीएम, इन लोगों ने बिल्कुल नसीहत नहीं ली।
आप देखिए प्रधानमंत्री महोदय तो देश में जो तमाम समस्याएं उसको हल करने के बजाय वो लगातार वो बीजेपी के चुनावी एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, नहीं चाहे एक वो चीज पंचायत का चुनाव हो, अजीज जी चाहे देखिए, विधानसभा मैं का क्योंकि चुनाव। आपकी भावना समझ रहा हूं इसलिए बीच में टोका नहीं मैंने आपको, लेकिन दर्शकों तक सही जानकारी जाए, सिस्टम नहीं उसको वेरिएंट कहते हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो आया, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, इसलिए बीच में टोका नहीं। और दूसरी चीज, अगर नहीं एक आपने एक आरोप लगाया कि विदेशी फ्लाइटें नहीं बैन की गई, अगर वहां से बैन की जाती तो शायद कम होता। हो सकता है आपके आरोप में दम हो, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, अगर उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत का जवाब गलत से देंगे। अखिलेश यादव की रैली में बम्पर भीड़ आ रही है और बम्पर लोग वहां जुड़ रहे हैं और लाखों लोग जुड़ रहे हैं, ये दावा आप भी कर रहे हैं, वीडियोस आप खुद डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या वहां अगर एक भी शख्स पॉजिटिव हुआ तो क्या आप अपने हजारों लाखों समर्थकों और कार्यकर्ताओं की जान खतरे में नहीं डाल रहे? देखिए गौरव जी, पहली बात तो यह है कि आज देखिए देश में वैक्सीनेशन कितना हुआ है, देश कितना वैक्सीनेटेड हुआ है। 31 दिसंबर में यह प्लान किया गया था, बीजेपी ने वायदा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाकायदे कई बार कई मंचों से कहा कि 31 तारीख तक 31 दिसंबर तक पूरा देश वैक्सीनेटेड हो जाएगा। आज वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है आप देखिए, 60-61% केवल वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये बिल्कुल आपका दायित्व बनता है, देखिए सरकार के एक्शंस पर आप सवाल उठाएंगे सर, आरोप प्रत्यारोप जरूर जारी रहेगा, लेकिन अभी एक संकट बड़ा है, इसकी जिम्मेदारी जरा मैं चाहूंगी कि आप भी समझिए कि संकट बहुत बड़ा है। इस संकट से निपटना कैसे है, इसके लिए कारगर तरीके क्या हो सकते हैं? अगर आपकी तरफ से कुछ बेहतर सुझाव आ सकते हैं स्क्रीन के जरिए पार्टियों तक, और जो सरकार बैठी है तो वो भी स्वागत योग्य है सर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।